हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर में मेहनत से पढ़ भी रहे होंगे। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे अच्छे से समझ भी रहे होंगे। अब हम इंग्लिश का धीरे धीरे करते करते अब हम पार्ट 11 पर पहुंच गए हैं और आज का हमारा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक हम इंडेफिनेट कंप्लीट कर चुके हैं और कंटिन्यूअस में प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट हम कर चुके हैं। आज हमारा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर यानी कि जो भविष्य में हो रहा होगा। इन वाक्यों की पहचान, सबसे पहले हम हर एक सेंटेंस में पहचान देखते हैं। इनकी पहचान कैसे होगी? इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं। मतलब जहां भी आपको ये वर्ड दिखाई दिए, रहा होगा, रहे होंगे, वहीं पर आप पहचान जाओगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। इसमें हम आई और वी के साथ तो लगाएंगे शैल बी। क्या लगाया? शैल बी। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ विल बी का यूज करेंगे। तो यानी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हुई वो हुई शैल बी, विल बी। अब क्योंकि सेंटेंस में वर्ड क्या है? रहा, तो रहा के लिए मैंने क्या बताया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज आपको करना है। तो सबसे पहले हमारा आया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, उसमें हम क्या लगाएंगे? वही विल शैल अभी आपको बताया। वह एक पुस्तक पढ़ रहा होगा। कोशिश करो बनाने की। वह को क्या कहेंगे? ही यहाँ पर हो गया कर्ता। अब ही के साथ हम लगाएंगे विल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने की होती है रीड, रीड में आईएनजी यूज करोगे। रीडिंग अ बुक, ही विल बी रीडिंग अ बुक। इसी तरह से मैं यहाँ सो रहा हूँगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ तुम्हारा? कर्ता आई, यानी मैं के साथ आई के साथ मैंने बताया शैल बी यूज करना है, तो आई शैल बी। सोने के लिए स्लीप, स्लीप में आईएनजी लगाओगे, स्लीपिंग। और यहाँ के लिए हेयर है ना, HERE, हेयर। आई शैल बी स्लीपिंग हेयर। अगर इसका तुम्हें नेगेटिव बनाना होगा तो फिर कैसे बनाओगे? विल बी और शैल बी के बीच में तुम्हें नॉट लगा देना है। जैसे हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे? वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। यानी जहाँ जो विल और बी है उनके बीच में आपको नॉट वर्ड यूज करना है। इसी तरह से शैल और बी के बीच में नॉट का यूज करना है ना? बहुत सिंपल है। उसके बाद हमारा आएगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में पहले की तरह वही दो केसेस कि अगर वाक्य क्या से शुरू हो और अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आए। तो हमारा पहला केस क्या होगा? अगर वाक्य क्या से शुरू हो। तो क्या करते हैं हम जब वाक्य क्या से शुरू होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल या शैल। तो कर्ता के अकॉर्डिंग जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वह आपको लगा देनी है। जैसे मेरा सेंटेंस है, क्या तुम कल पुस्तक पढ़ रहे होगे। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? तुम के साथ आपको क्या लगाओगे? विल। विल यू बी रीडिंग बुक। अब है इसमें वर्ड कल, है ना? तो कल के लिए कौन सा कल है? ये आने वाला कल। आने वाले कल के लिए हम क्या यूज करेंगे? टुमारो। और बीते हुए कल के लिए मैंने क्या बताया था? येस्टरडे, है ना? तो यहाँ पर हम कल के लिए टुमारो वर्ड यूज करेंगे। विल यू बी रीडिंग बुक टुमारो। अब हमारा इसमें सेकंड केस आता है, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द हो। तो प्रश्न सूचक शब्द सबसे पहले लिखते हैं, बाकी सब पहले की तरह ही। प्रश्न सूचक शब्द जैसे तुम्हारा ये एग्जाम्पल से समझो, तुम यहाँ कब आ रहे होगे। इसमें प्रश्न सूचक शब्द क्या है? कब। सबसे पहले आपको यही देखना है। तो कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हेन। उसके बाद इसमें कर्ता देखो, कर्ता क्या है? तुम। और तुम के यू के साथ मैंने क्या बताया? विल। तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब
will. When will करता क्या है you. When will you be आने की फर्स्ट फॉर्म कम, कम में ing ऐड कर दिया coming, और यहाँ के लिए here. When will you be coming here? अब इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ सेंटेंस दिए हैं जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं. फर्स्ट सेंटेंस है इसमें, देखो, तुम एक पुस्तक खरीद रहे होगे. सबसे पहले देखो कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है कि इंटेरोगेटिव है. ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, क्योंकि ना तो इसमें नहीं है और ना ही ये कोई प्रश्नवाचक वाक्य है. इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी यू. यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या बताई है, विल. यू विल बी. इसमें काम क्या हो रहा है, खरीदना. खरीदने को इंग्लिश में कहते हैं बाय. उसमें आईएनजी लगाओगे, यू विल बी बाइंग अ बुक. ओके, इसी तरह से बाकी के सारे सेंटेंस भी आपको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं. अच्छे से समझ के वीडियो को अच्छे से देखो, समझो इस वाले टेंस को, और तब इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करो. थैंक यू.